So my first doubt is should seafarer file tax, ITR or not? ITR जब ये फाइल होते हैं तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड स्टैब्लिश होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। मतलब आपको ये कभी नहीं सोचना है कि एनआरओ अकाउंट क्या है और सेविंग अकाउंट क्या है, दोनों का फीचर एक जैसा ही है, करेक्ट। बट लेकिन आप लोगों को नॉर्मली तो अलाउड ही नहीं है सेविंग अकाउंट रखना जब जैसे ही आपका एनआरई स्टेटस होता है। नए लड़कों को एनआरई अकाउंट रखना चाहिए, एनआरओ रखना चाहिए या सेविंग्स रखना चाहिए? एंड सेविंग अकाउंट और आपका एनआरओ अकाउंट दोनों सेम ही है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चिरंजीव अग्रवाल फ्रॉम financeWithChiranjeev.com और आज हमारे साथ में हैं सीफेरर सर। जिनका हम लोग भी ITR फाइल कर रहे हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि आज उनके साथ में पॉडकास्ट करें। सर, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहली चीज़ तो एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि कैसी क्या जर्नी रही आपकी और आप क्या किस तरीके से ये सीफेरर लाइन में एंटर किया आपने? अच्छा, मैं तो वैसे पहले मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है धीरज और मैं सेकेंड ईयर रैंक है मेरी। करेक्ट। और ऑलरेडी मैं चीफ इंजीनियर लाइसेंस है मेरे पास और मैं कुछ सालों में वैसे भी चीफ इंजीनियर भी बन जाऊंगा। बराबर। सो आई एम ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग माय सीफेयरिंग जर्नी एंड already I have spent 13 years at sea and during that time I had plenty of problems related to ITR. That's why I had approached Mr. Chiranjeev. So I got plenty of knowledge from him also and we had very good discussion. We would like to share our experiences and some doubts which commonly seafarers have. Correct. So which will be, nobody will be better than you to clarify it. So yeah. So my first doubt is should seafarer file tax, ITR or not? नो सर, ऑफकोर्स सीफेरर्स को एक्चुअल ITR फाइल करना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है, सभी के माइंड में एक ही डाउट रहता है कि सीफेरर्स ITR फाइल करें कि ना करें। लेकिन ये सभी भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीफेरर्स की कहीं ना कहीं इनकम होती है। लेट्स से कहीं सेविंग बैंक अकाउंट में कहीं उनका रुपया रखा हुआ है तो वहाँ से इनकम होती है। कभी उनकी हो सकता है उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, वहाँ से कुछ इनकम हो रही है, करेक्ट। तो सीफेरर्स हमेशा नॉर्मली ये भूल जाते हैं कि उनकी बेसिक इनकम जो इनकम नॉर्मली आ रही है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोगों को ध्यान नहीं रहता इस चीज़ का कि क्या यदि अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो गई तो भी करना है क्या। पहली बात तो पता ही नहीं रहता है, और लेकिन इट इज़ मैंडेटरी कि यदि अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना ही करना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ सीफेरर अननोइंगली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, या फिर कभी सीफेरर्स ने कोई प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन किए हैं। तो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन करते समय क्या होता है कि आज कोई प्रॉपर्टी खरीदी, फिर इसी साल कोई प्रॉपर्टी सेल भी कर दी। मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में मेरे को लॉस है और मान लीजिए इस साल ही यदि अगर मैंने प्रॉपर्टी वापस से परचेज भी की तो मेरे को क्या होता है कि यदि अगर मैंने ITR फाइल किया है तो मैं डिपार्टमेंट को शो कर सकता हूँ कि मेरा इतना लॉस हुआ था, ये मेरे और अब मैं जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ ये लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा, और जो मैंने ये प्रॉपर्टी जो सेल करी है और उस पर यदि अगर मेरे को कभी मान लीजिए अगर प्रॉफिट होता है तो मैं उस प्रॉफिट को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ आगे आने वाले सालों में। ये कैपिटल गेन का एक प्रोविजन है इनकम टैक्स में, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है कि यदि अगर मेरे को कभी कोई प्रॉपर्टी परचेज भी करनी रही इन फ्यूचर तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि क्योंकि यदि अगर मैंने जो लॉस हुआ है यदि अगर मेरे को मान लीजिए तो मैं लॉस तो कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा, और यदि अगर मैंने कभी फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होता है मेरे को किसी कैपिटल गेन से तो मैं उस लॉस को एडजस्ट कर लूँगा। तो उतने पे मतलब ये रहेगा कि मेरे को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आगे आने वाले सालों में। और कई बार ऐसा होता है कि यदि अगर मेरे को आज प्रॉफिट है और आगे आने वाले सालों में लॉस हुआ तो मैं इस प्रॉफिट जो मैंने भरा भी है और आगे वाले जो इस साल तो मैंने टैक्स भर दिया लेट्स से, लेकिन आगे जो लॉस हुआ वो मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड करके जब मेरे को कभी प्रॉफिट होगा तो मैं उससे एडजस्ट कर लूँगा। तो मेरे को कैपिटल गेन का जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट मिल जाता है वो भी मेरे को मिल जाता है कैपिटल गेन में, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं होता है कि अपने शेयर खरीदे बेचे हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर लेते हैं कई बार। फ्यूचर ऑप्शन में भी जो टर्नओवर लिमिट है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं तो वो वायलेशन हो जाता है इनकम टैक्स लॉ का। और ये अननोइंगली, मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली वो ITR फाइल नहीं कर रहे, लेकिन अननोइंगली उनको मतलब वो भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को कि ये करना चाहिए था और हमने नहीं किया। तो ये सब चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है और रखना चाहिए। एंड कई बार ऐसा होता है कि NRI डेज यदि अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं
तो क्या होता है कि एनआरई डेज खत्म होने के बाद में आप, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम सी पे काम करेंगे, बराबर है। आप लाइफ टाइम तो मरीन पे रह भी नहीं सकते और आप रहेंगे भी नहीं। एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि नहीं ठीक है, अब हमको इंडिया में सेटल होना। तो ये जब आईटीआर फाइल करते हैं तो ये आईटीआर फाइल करने की कॉस्ट बहुत मिनिमल है, बहुत छोटी सी कॉस्ट है एज कम्पेयर टू इनकम आपकी। बट लेकिन देखा जाए तो जब आईटीआर जब ये फाइल होते हैं तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड स्टैब्लिश होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। तो क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आपने कभी रिपेट्रिएट फंड किया आपका आउट ऑफ इंडिया से लेके यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बड़े बड़े अमाउंट में आप रिपेट्रिएट कर लेते हैं। जब आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो डिपार्टमेंट को एक सस्पिशियस एक्टिविटी के नाम से शो होता है उनके पोर्टल पे, तो वो सभी को नोटिस भेजते हैं। कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं सर मेरे पास में कि जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है बट उनको नोटिस आ गए डिपार्टमेंट से, क्योंकि उनका पैन नंबर कहीं ना कहीं लिंक है, बैंक में लिंक होता है, बराबर। कहीं ना कहीं जब प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रार को पैन नंबर दे के रखा रहता है। तो भले ही आप बताएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट को पता नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल सारा कुछ सेंट्रलाइज हो चुका है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी के आप ट्रांजेक्शन करेंगे, कैपिटल गेन की यदि कोई ट्रांजेक्शन करें, तो ये सारे ट्रांजेक्शन सर आपको क्या होता है कि ये सारे दिखते हैं। जैसे अभी भी कुछ टाइम पहले आपसे भी डिस्कशन हुआ, वो फिगर्स पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट लेकिन जैसे आप ही ने बोला कि सर ये इतनी चीज़ें आपको पता किस चल गई, इतनी तो मैंने आपको बताई भी नहीं। तो आप खुद भी शॉक हो गए कि यार इतना ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो ये कई बार ऐसा होता है कि आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, भले ही आपको लग रहा है कि डिपार्टमेंट को नहीं पता है, लेकिन डिपार्टमेंट को सब कुछ पता है क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। तो दैट्स वाई मतलब ये मेरा सजेशन रहता है कि और इसके बाद में फिर कभी लोन लेना रहता है तो लोन लेते समय भी कई बार क्या होता है कि अभी तो आप एनआरआई स्टेटस है, आपके स्टेटमेंट में इनकम दिख रही है तो बैंक ने मान लीजिए अभी लोन दे भी दिया, लेकिन कभी एनआरआई स्टेटस खत्म हुआ, जब बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं दिखेंगे, बट लेकिन बैंक को ये तो दिखेगा कि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री है तो इतनी तो इस पर्सन की नेटवर्थ होगी, तो ये एलिजिबल तो है। ये जब तक एनआरआई है तब तक तो अच्छा लग रहा है कि आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं। जब एनआरआई का जब खत्म होगा, जब फिर बैंक के पास अप्रोच करते हैं लोन्स लेने के लिए, और बाय गॉड ग्रेस नहीं लेना पड़े तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कभी लेना पड़े तो ये सब प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में जब यदि अगर अपन प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो अपन ये भूल जाते हैं कि 50 लाख रुपए से ऊपर की जब भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो रजिस्ट्रार को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा इनकम टैक्स को पास ऑन करना है। तो क्या होता है कई बार नोटिस आते हैं कि सर मैंने तो आईटीआर भी फाइल नहीं किया, मैंने तो विदाउट आईटीआर फाइल करे ही मेरे को नोटिस आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ आईटीआर भी गलत फाइल हो जाते हैं कि ऐसा, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्या होता है कि अननोइंगली मतलब गलत आईटीआर फाइल होने से भी सी फेयरर्स को बहुत सारे नोटिस आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हुए हैं जिसके कारण मतलब आज मैं सी फेयरर्स के लिए ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के बहुत सारे कॉमन और बहुत सारे इश्यूज रहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि आपको आईटीआर इसीलिए फाइल करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आईटीआर फाइल करने के कोई फ़ायदे नहीं, आईटीआर फाइल करने के फ़ायदे ज़्यादा हैं और ना करने के नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ था सर कि आईटीआर क्यों फाइल करना चाहिए। मतलब इस चीज़ का आंसर थोड़ा लेंदी हो गया, बट लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नहीं, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया है कि, और काफ़ी नए लड़कों को भी पता चलेगा कि आईटीआर फाइल करना चाहिए। हाँ। अब कॉमन मिथ है आपस में, काफ़ी बार लोग बोल देते हैं कि कोई सीनियर नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। करेक्ट। तो वो मिथ भी इस चीज़ से हट जाएगा, लोगों को आइडिया रहेगा कि भाई फाइल करना ज़रूरी है, बिल्कुल वो उनके लिए अच्छा है। हाँ। अच्छा, मेरे मन में अगला सवाल आपके लिए आता है कि भाई अब सी फेरर है, कुछ तो नए हैं, हाँ। तो नए लड़कों को एनआरई अकाउंट रखना चाहिए, एनआरओ रखना चाहिए या सेविंग्स रखना चाहिए, तो वो आप एक बार डिफरेंस बता देते तो इन लोग के लिए अच्छा था। करेक्ट। तो सर होता क्या है कि जैसे ही आपका एनआरई स्टेटस होता है ना, तो इंडियन लॉ में तो बोला गया है कि आपको सेविंग अकाउंट रखना अलाउड ही नहीं है। एंड सेविंग अकाउंट और आपका एनआरओ अकाउंट दोनों सेम ही है। मतलब आपको ये कभी नहीं सोचना है कि एनआरओ अकाउंट क्या है और सेविंग अकाउंट क्या है, दोनों का फीचर एक जैसा ही है, करेक्ट। बट लेकिन आप लोगों को नॉर्मली तो अलाउड ही नहीं है सेविंग अकाउंट रखना। जब जैसे ही आपका एनआरई स्टेटस होता है तो आप एनआरओ अकाउंट को मेंटेन करिए, और एक एनआरई अकाउंट होता है जो कि एग्जम्प्ट होता है। मतलब उस पर जो भी आपको इनकम होगी, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में होता है, तो आपको जो भी उसमें इनकम होती है वो सारी टैक्स फ्री है। मतलब वो ऑलरेडी एनआरई, मतलब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, एनआरओ को आप नॉर्मल समझिए, एनआरई को आप एग्जम्प्ट समझिए। और इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है एनआरई, ई मतलब एग्जम्प्ट। मतलब इतना छोटा सा ट्रिक है, पर लेकिन कई बार क्या कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को होता है क्योंकि उनका फील्ड नहीं रहता है। तो ये सारी भी प्रॉब्लम है।
करेक्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब एनआरई डेज कैसे हम काउंट करेंगे? कोई बोलता है सीडीसी से, कोई बोलता है पासपोर्ट से, तो क्या ज़्यादा करेक्ट है? तो ये जो मिथ पूरी सीफेयरिंग कम्युनिटी, इवन एक्सपीरियंस सीफेयरर्स भी बोलते हैं, कोई बोलता है पासपोर्ट काउंट होएगा, कोई बोलता है सीडीसी काउंट होएगा, तो आपके हिसाब से क्या काउंट होना चाहिए? सर देखिए, सीडीसी तो क्या होता है कि आप शिप पे गए और शिप पे आए, वहाँ तक का काउंट होता है सीडीसी में। बट लेकिन पासपोर्ट में क्या होता है, इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है कि आप जब इंडिया से बाहर गए और कब इंडिया में वापस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके एनआरई डेज कैलकुलेट होते हैं कि आप इंडिया से कब गए और कब आए। इट डजेंट मैटर कि आप सीडीसी में मतलब शिप पे कितने दिन रहे और वहाँ पे आप होटल में कितने दिन स्टे किया, कहीं के बार अनवांटेड सिचुएशन हो जाती है। तो इनकम टैक्स को उससे मतलब नहीं है कि आप शिप पे थे, अगर आप इंडिया से बाहर हो, आप शिप पे हो या नहीं हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कभी नहीं बोलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि यदि अगर आप इंडिया से बाहर हो ना, आपका सीडीसी में कुछ भी हो, यदि अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप ये मान के चलिए कि आप आउट ऑफ इंडिया हो। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो इस केस में आपको पासपोर्ट में जो डेट ऑफ एग्जिट है और डेट ऑफ एंट्री है, इस चीज़ को ही आपको कंसिडर करना है, आपको और कुछ नहीं कंसिडर करना है। ओके। अच्छा, अगला सवाल ये आता है कि भाई बहुत सारा एक टर्मिनोलॉजी चलती है, टीडीएस क्या है? अब वो आप थोड़ा बताइए, कितने टाइप के टीडीएस है, कहाँ कहाँ टीडीएस हमारा चल रहा है? हाँ, करेक्ट। तो सर इस चीज़ में क्या होता है, टीडीएस में ये क्या होता है, टीडीएस इनकम टैक्स में जो टैक्स कटता है ना, उसी चीज़ को गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहले ही उस टैक्स को ऐसे टीडीएस के सोर्स पे टैक्स डिडक्टेड सोर्स, मतलब जिस सोर्स से आपको रुपया आया है उसी सोर्स को डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि बोला गया है कि आपको ही डिडक्ट करना है, मतलब सोर्स को ही टैक्स डिडक्ट करना है, कि ताकि जो जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसको कम पे करना पड़े, कि ताकि उसको लाइबिलिटी भी कम आए। तो क्या होता है कि जो भी सोर्स है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में पहले काम करते होंगे, फॉर एग्जांपल जब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस होगा तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपका टीडीएस काट लेते हैं। ऐसा इंडियन में नॉर्मली भी होता है कि फ्लैग्स पे टीडीएस कटता है। करेक्ट। और जैसे ही आप आपके 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हो तो कंपनी आपको रिफंड कर देती है। करेक्ट। तो अभी क्या होता है सर इन सारी सिचुएशन में कि टीडीएस क्या होता है, इंडिया में यदि अगर आप इंडियन फ्लीट्स में है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप इंडियन फ्लीट्स में है तो इंडियन फ्लीट्स और नॉर्मल इंडियन कंपनी, मतलब आप नॉर्मली आप इंडियन ही रहे, करेक्ट। एंड आपका उस केस में क्या होता है, जो कंपनी टीडीएस काट रही है ना, तो उस केस में जो भी टीडीएस काट रही है वो एज एंड आपके 26 एएस में शो करेगा। अभी 26 एएस क्या होता है आप ये पूछेंगे, तो क्या होता है सर, ये जितना टैक्स आपको ईयर एंड पे आ रहा है उसमें से जो टीडीएस कंपनी ने काटा हुआ है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स ने जो टीडीएस काटा, उसके क्या रेट्स अलग अलग है सर। अलग अलग सोर्स की इनकम होती है। मान लीजिए आपको सैलरी इनकम हो रही है तो वो लोग क्या करते हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है उसके बेसिस पे जो आपका टैक्स बनता है उसी के प्रोपोर्शन में हर मंथली, क्योंकि टैक्स का बर्डन आपको पूरे साल भर ना है, उसको ये लोग क्या करते हैं हर महीने कंपनी वाले सोर्स जो है उनकी लाइबिलिटी बन जाती है कि हर महीने आप काट दो, कि ताकि सामने वाले को ईयर एंड पे एक बार होता है ना सर कि एकदम से कोई बड़ा अमाउंट का टैक्स का अमाउंट दिखता है तो अपन इग्नोर कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपका टीडीएस हम धीरे धीरे करके हम काटते जाएंगे, कि ताकि आपको भी बर्डन नहीं लगे और आपको रुपया ही कट के मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो अच्छा है, मेरा रुपया भी एकदम से भी आउटफ्लो नहीं हुआ और करेक्ट धीरे धीरे कट गया। दूसरा आपका क्या होता है सर कि टीडीएस में आपको प्रॉपर्टी पे भी टीडीएस काटना पड़ता है। तो आपने मान लीजिए कहीं के बार ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि सी फेयरर्स कहीं के बार जब प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और बिल्डर बोलता है आप टीडीएस काट के हमको पेमेंट करो, तो सी फेयरर्स तो टीडीएस वर्ड सुन के घबरा जाता है कि टीडीएस होती क्या भला है, क्योंकि मतलब नॉर्मल यूज टू नहीं रहते हैं, उस फील्ड का नॉलेज नहीं रहता है। तो वो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मतलब देखिए हर चीज़ के डॉक्टर होते हैं, आप यदि अगर कंसल्ट डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो आप डॉक्टर के पास जाते समय आप डॉक्टर से बार बार ये नहीं पूछते कि इसका ऑपरेशन, आपको मान लीजिए अगर किडनी स्टोन हुआ है, मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ, तो आप कैसे ऑपरेशन करेंगे। आप क्या बोलते हैं, डॉक्टर आप आपका बेस्ट ऑफ नॉलेज से आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपके बेस्ट ऑफ नॉलेज से ये हमारा इलाज कर दीजिए। कभी भी अपन टेक्निकल टाइम में नहीं जाते, तो अपन क्या सोचते हैं कि जो आपका फील्ड है, आप आपके काम में एक्सपर्टीज है आपकी, तो आप आपका काम करिए, हम हमारा काम करते हैं। डॉक्टर से कभी ये फाइट नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने भी अपने काम को करने के लिए बहुत मेहनत दी है, मतलब सालों दिए हैं। आप भी आपका काम करते हैं, तो जैसे आपका एक कोर प्रोफेशन है वैसे ही डॉक्टर का भी एक कोर प्रोफेशन। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ना दिमाग लगाएं, और देखिए क्या होता है, लाइफ जितनी सिंपल रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी है। यदि आप जितना कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे, और मतलब आपको जो भी डाउट रहे इसके बाद भी, तो मैं तो हेल्प करूंगा ही सही। मतलब मेरा तो काम ही यही है कि आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम हो इन सब चीज़ों को लेके, तो मैं ये कोशिश करूंगा धीरज सर कि ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सारी सॉल्व हो। करेक्ट है। इसके बाद में आपको और भी जो डाउट रहे आप पूछिए बिल्कुल।
बिल्कुल, आपने बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर किए हैं। अगला डाउट मेरा ये है कि सी फेरर क्या पीपीएफ अकाउंट रख सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट है क्या, और Correct. क्या उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सर एक्चुअली क्या है कि सी फेरर जब बिफोर सी फेरर मतलब जो फ्लीट पे शिप पे जाने से पहले यदि अगर उनका अकाउंट है तब तो वो मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका एनआरई स्टेटस हो जाता है तो आपको पीपीएफ अकाउंट रखना नॉर्मली अलाउड नहीं है। लेकिन आपका जो है आप भले उसको मेंटेन करिए, लेकिन उसको अलाउड नहीं है आप लोगों को रखना कि आप उसको पीपीएफ अकाउंट आपका मेंटेन करें सर। मतलब नया नहीं ओपन करा नया। सकते, बाकी बराबर। मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन जिनका कर सकते हैं, existing हाँ है। मतलब उसको आप रखिए भले ही, लेकिन आप सजेशन यही है कि नया तो नहीं ओपन करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ओके, अच्छा तो फिर हमारे पास टैक्स फाइलिंग के क्या क्या मेथड है और कैसे कर सकते हैं हम? सर देखिए, टैक्स फाइलिंग का जो मेथड है ना, सी फेयरर्स के लिए वैसे देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन अगर यदि अगर सी फेयरर्स को केवल शिप से इनकम आ रही है तो उनके लिए सिंपल है। लेकिन कई बार क्या होता है, सी फेयरर्स की बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम होती है, कोई सी फेयरर आगे रह के नहीं बताता है सर। क्या होता है कई बार सी फेयरर शेयर में ट्रेडिंग कर लेते हैं, शेयर में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं अननोइंगली, क्योंकि रुपया आता है ना सर, तो ऐसा लगता है कि इस रुपये को कहाँ यूज़ करूँ, बराबर, तो वो मिस यूज़ करते हैं। तो वो जो जब आईटीआर फाइल करने की बारी आती है तो उनको पता है नहीं, लेकिन अब क्या होता है कि वो कुछ भी फाइल कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो यदि अगर इस तरीके कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद से करेंगे तो यदि अगर आप खुद से कर सकते हैं वेल एंड गुड, मतलब आपको करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। पर लेकिन मेरा ये सजेशन है कि यदि अगर देखिए मैं आपका काम नहीं कर सकता, आप मेरा काम नहीं कर सकते, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप आईटीआर जो फाइल करते हैं सर, तो आप खुद भी कर सकते हैं। और आईटीआर फाइल करने की डेट 31 जुलाई है। लेकिन क्या होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहती है ना सर, तो कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए मेरी शेयर ट्रेडिंग की इनकम है, रेंटल इनकम आ रही है, तो उसके बाद में सी फेरर की इनकम आ रही है, कई बार आपके एनआरई अकाउंट में भी आप एफडी करवा देते हैं तो उसकी भी एग्जम्प्ट इनकम आ रही है, तो फिर आपको डाउट आता है इसको कहाँ डालें। और कई बार क्या होता है सर, गलत हेड में डालने से क्या होता है, आपका अननेसेसरी टैक्स बढ़ जाता है। मतलब सीए की फीस देने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टैक्स भरना, फिर एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो मैं फ्री हो जाता, मतलब आप एक किसी कंसल्ट कर लेता, किसी से नॉलेज ले लेता, तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता। ओके, ठीक है। अच्छा तो फिर सी फेरर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा, और जहाँ से उनको मतलब टैक्स के भी इश्यूज कम से कम फेस करने पड़े और उनकी इनकम भी जनरेट होते रहे आगे? करेक्ट। तो सी फेरर सर क्या होता है कि सी फेरर्स तो जैसे कमाया, इनकम तो उनकी एग्जाम्प्ट हो गई, करेक्ट। अब वो मान लीजिए उनके पास मल्टीपल सोर्स है कि वो एफडी क्रिएट कर दें, जैसे अपनी एनआरई अकाउंट में, एनआरई अकाउंट एग्जाम्प्ट ही है सर, तो एनआरई अकाउंट में एफडी भी यदि क्रिएट कर दे तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद में सी फेरर चाहें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सी फेरर चाहें तो म्यूचुअल फंड जो है वो उस पर तो टैक्स लगेगा, तो उस पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कौन सा लगेगा? सर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इनकम टैक्स के हिसाब से टाइमलाइन दे रखी है कि यदि अगर आप इक्विटी में यदि इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो सर उसमें क्या होता है कि यदि अगर साल भर के अंदर आपने रुपया निकाल लिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, करेक्ट। और यदि अगर साल भर के बाद में निकाला तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन वो क्या है ना, वो सर वो जो रुपया लगता है वो इंडियन कंपनीज में लगता है, तो उसका सोर्स कहाँ से, वो इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, आपको इंडिया से हो रही है, क्योंकि आप सेलिंग से वो रुपया नहीं कमा रहे, आप वो रुपया कमा रहे हैं इंडियन सोर्स से। तो क्या होता है कि जो भी इनकम एज एन एनआरआई यदि अगर आप इंडियन सोर्स से कमा रहे हैं तो आपको आपका आईटीआर फाइल करके उस इनकम को शो करना है। यदि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम ज़्यादा है, और जैसा मैंने आपको पहले भी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आईटीआर क्यों फाइल करना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे आंसर है सर इसी चीज़ से रिलेटेड कि इसीलिए एक तो म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है सर कि अच्छा म्यूचुअल फंड होता है कई बार ये भी नॉलेज नहीं होता है सर, जैसे एफडी का तो क्या होता है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कर दो तो ईजी होता है। म्यूचुअल फंड एक एसोसिएशन है सर, सिंपल एक ट्रस्ट है जो क्या करती है, मल्टीपल लोगों का रुपया लेती है और वो वही रुपये को शेयर मार्केट में लगाती है, इन्वेस्ट करती है। और वो क्या करते हैं सर, 60 से 70-80 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहे, जब मार्केट की सिचुएशन ऊपर नीचे भी बहुत ज़्यादा होती रहे तो भी आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना दिखे। तो थोड़ा इससे थोड़ा सा रिस्की होता है एफडी से, बट थोड़ा रिटर्न जो है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, इंडिया में कंजम्पशन, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है सर, कंजम्पशन। इंडिया की पॉपुलेशन जो है सर 140 करोड़ है, मतलब जो इतना बड़ा कंजम्पशन बेस है ना वो बहुत इजी नहीं है। मतलब देखा जाए तो चाइना है अपने से ऊपर पॉपुलेशन वाइज में, अदरवाइज उसके बाद तो अपन ही है।
फिर उसके बाद में रशिया है, फिर अमेरिका है, ये सब बड़ी कंट्री। करेक्ट सर। उसके बाद में सर इक्विटी मार्केट से भी के अलावा एक और बॉन्ड मार्केट भी है सर। बॉन्ड मार्केट में क्या होता है सर, फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, बट म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम मिलता है। ये मैं सर जो बता रहा हूँ आपको, ये सब हिस्टोरिकल डेटा बता रहा हूँ, मतलब फ्यूचरिस्टिक कुछ और भी हो सकता है, बट लेकिन इफ जो प्रीवियस हिस्ट्री जो बता रही है कि बॉन्ड मार्केट में एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बॉन्ड मार्केट से थोड़ा ज़्यादा फिर अपने को म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो म्यूचुअल फंड जो एसोसिएशन जो बताया मैंने, म्यूचुअल फंड के बाद सर क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है। ये क्या होता है सर, कुछ लोग PMS की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है सर, वो सिलेक्टेड कंपनीज में जिसमें उनको पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि उनका AUM बहुत बड़ा साइज होने के कारण वो मंथली बेसिस पे या 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे परचेज सेल नहीं कर सकते, मतलब इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते। और PMS होल्डर वाले क्या रहते हैं सर, उन लोगों के पास में ये थोड़ा सा ईज हो जाता है, क्योंकि उनका AUM साइज छोटा रहता है। तो वो तकरीबन कई बार क्या होता है कि छोटे अमाउंट पे भी प्ले कर लेते हैं, कई बार रिस्क थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड 2-2, 3-3% ही डालते हैं। PMS वाले कई बार वो जो हाई पोटेंशियल, उनको ज़्यादा कन्विक्शन रहता है तो 5-7-8%, लेकिन वो भी वेल डाइवर्सिफाइड, लेकिन वो म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है PMS जो सर्विसेज होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस PMS सर्विसेज से किस तरीके की सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है सर कि कई बार ऐसा होता है कि कितने अच्छे म्यूचुअल फंड जो चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर रहते हैं, CIO जो रहते हैं, जो डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में डालना नहीं डालना, उनके परफॉर्मेंस भी कई बार जो मार्केट का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे भी कम रह जाता है। PMS में भी कई बार होता है, लेकिन ऐसा नॉट कि सारे केसेस में होता है, और लेकिन एक PMS में ऐसा रहता है कि सर म्यूचुअल फंड थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। उसके अलावा सर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में भी। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है सर, लेकिन एक ये ड्रॉबैक रहता है सर कि प्रॉपर्टी क्या विजिबल रहती है सब जगह पे। प्रॉपर्टी पे जैसे आप सी पे जाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता है सर प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद में। कई बार क्या होता है सर, कब्जा कर लेते हैं, या फिर क्या बाउंड्री वॉल अपन ने लगाना भूल गए तो ये अपने को महंगा पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, अपन किससे लड़ेंगे सर, अपन 6 महीने आप लोग शिप से बाहर रहते हैं। तो इक्विटी मार्केट सर ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए फ्रीडम दे देता है कि आपके पास यदि अगर इंटरनेट है तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे हो, आप आपका पोर्टफोलियो देख सकते हो। करेक्ट। एक तो विजिबल नहीं होता है, तो और ये थोड़ा सा देखिए सर, कई बार ये रिस्क लगता है कि यार ये अगर ये इक्विटी मार्केट नीचे आ गया तो, अरे आप सोचिए कि आपने तो लाखों रुपया लगाया हुआ, जो कंपनी चला रहा है, जो कंपनी का मालिक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट लेकिन एग्जांपल है रिलायंस, टाटा, HUL, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उनकी भी तो नेटवर्थ गिरी है। अपन तो उसके ऊपर छोटे से ऑनर है, अपन तो बहुत मतलब पीनट्स भी नहीं है, अपन एक सेंट भी नहीं है इतने बड़े सी के। तो वो लोग तो कंपनी ओन करते हैं तो उनकी भी तो वेल्थ गिरती है। अच्छा ऐसा तो ना, वेल्थ गिरती है तो वेल्थ बढ़ती नहीं है, वापस भी तो बढ़ती है। आपको डरना नहीं है। क्या होता है सर, ये जस्ट गेम जो है ये डर का है। आप जितने डरोगे उतने आप परेशान होगे। आप लाइफ, मैंने जैसे आपको बताया ना सर, लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन अपन क्या कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप सिंपलिसिटी सोचिए कि अगर कोविड आया तो क्या अपन ने खाना पीना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। करेक्ट सर, है ना? क्या अपन फैमिली वालों से बात नहीं कर रहे थे? क्या अपन साबुन यूज नहीं कर रहे थे? टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहे थे? सारी चीजें यूज हो रही थी। नो डाउट कुछ सेक्टर कम में डिमांड कम हुई, होटल्स कम चली, लेकिन क्या अभी होटल सारी बंद हो गई सर? आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, और ज़्यादा होटल खुल गई हैं, और ज़्यादा जो कैपेसिटी है, ऑक्यूपेंसी है, अब लोग और ज़्यादा होटल जा रहे हैं कोविड को देखते हुए। मतलब ये, और मतलब कोविड के टाइम पे होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बॉटम पे आ गई थी कि बोले अब होटल कोई जाएगा नहीं, तो होटल सारी बंद हो जाएंगी। सर मेरी नज़र में तो कोई होटल बंद नहीं हुई, अगर बंद हुई है तो किसी और ने खरीद ली, लेकिन होटल बंद नहीं हुई। करेक्ट सर। तो वो क्या हुआ कि और पीक पे चले गया। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई चीज, देखिए चेंज हमेशा कांस्टेंट है लाइफ में। करेक्ट। एक चीज हमेशा कांस्टेंट है, चेंज। तो आपको उस चेंज पे रुपया लगाना है, उस चेंज को समझना है। नहीं आता है समझ में तो सर मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि जो जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है आप कंसल्ट करिएगा। क्या होता है ना, डिस्कस करते हैं ना, जैसे अपन फैमिली में भी अपन 5 लोग हैं मान लीजिए, तो सबके थॉट प्रोसेस बराबर नहीं आते, लेकिन एक कंसेंसस पे तो आना पड़ता है अपने को कि यार 5 में से अगर 3 भी सही बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजोरिटी विंस। करेक्ट। तो एक अपने को थोड़ा आइडिया, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि चलो ठीक है यार, हाँ अपन अभी सही ट्रैक पे हैं और अपन इतना काम कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें रिस्की, सर सब कुछ रिस्की होता। तो मैं बताता हूँ सर कि शेयर मार्केट में रुपया लगाने से ज़्यादा रिस्की मेरे को ऐसा लगता है कि बार गाड़ी चलाना भी है, क्योंकि गाड़ी तो अपन भले सेफ चला रहे हैं, करेक्ट, लेकिन अपन भले सिग्नल पे खड़े हैं, लेकिन अपने को क्या पता सामने वाले अन्य आके अगर अपने को ठोक दिया तो। करेक्ट। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार अपन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए,
करेक्ट, ऐसा भी हो जाता है कई Correct. कई, मतलब ये सारी सिचुएशन। और शेयर मार्केट सर सिंपल है, लेकिन अपन क्या होता है सर, इतने इंडिकेटर, इतने चार्ट, इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना फ्यूचर ऑप्शन, Correct. इतना इंट्राडे। सर अपन सोचते हैं अपन फ्यूचर ऑप्शन करके अमीर बन जाएंगे, वेल्दी बन जाएंगे। सर मेरे को इससे अच्छा लगता है कि आप वो जो उतना रुपया फ्यूचर ऑप्शन में खेलने का मजा आता है ना, उतना रुपया कहीं अनाथ आलम में डोनेट कर देंगे ना। क्योंकि सेबी का, सर ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सेबी बोलता है कि फ्यूचर ऑप्शन में 10 में से 9 लोग नुकसान ही करते हैं। करेक्ट। करेक्ट सर। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप इससे अच्छा किसी को डोनेट कर दोगे तो आपको जो खुशी होगी ना सर, इनर पीस जो मिलता है ना, Correct. वो फ्यूचर ऑप्शन में नुकसान करने से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप 6 महीने सेलिंग कर रहे हैं, अब 6 महीने सेलिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा वो सब माइंड, मतलब क्या होता है सर, डाइवर्ट होता है। यहाँ पे डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को लगता है अपन खुद ही कर लेंगे, सब काम सब नहीं कर सकते। अदरवाइज सर मतलब अपने को मुकेश अंबानी जी और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मतलब अपन लोग आज इस लेवल पे भी नहीं होते। यदि अगर सब काम वो कर लेते तो अच्छा, वो लोग भी कुछ ही सेक्टर की इंडस्ट्रीज को पकड़ रखा है, कुछ ही सेक्टर के काम करते हैं वो लोग। Correct. सब काम सब नहीं कर सकता। करेक्ट सर। तो यही चीज़ था सर कि इन्वेस्टमेंट को लेके, और बाकी और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मतलब जितना हेल्प मैं कर पाऊंगा आप लोगों को, मैं कर सकूंगा अपने साइड से। बिल्कुल, sir. आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और हम अपने बाकी सीफेयरर्स को भी चाहेंगे कि चिरंजीव जी को कांटेक्ट करें अगर उनका कोई सवाल है। करेक्ट सर। एंड सर इसमें सर मेरे को एक और डाउट था, आपने एक चीज़ तो बताना ही भूल गए कि आपकी जर्नी जो शुरुआत से हुई, मतलब आप किस तरीके से सी फेयर लाइन में, मतलब ऐसा होता है ना सर कि ये बहुत एक अलग डिफरेंट लाइन है, मतलब इतना अभी पब्लिकली इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को। मतलब जो अगर इस वीडियो को कोई बाहर, मतलब आपकी कम्युनिटी से बाहर भी कोई देख रहा है, क्या होता है सर जो एस्पिरेशन है कि यार सी फेयर्स होता क्या है, मतलब आपको कैसे पता लगा सर? मतलब इतना ईजी तो नहीं है पता लगाना हर चीज़ के बारे में। नहीं, आसान तो नहीं है। अब ये है कि ये फील्ड, आधे लोग तो आजकल इंस्टाग्राम वीडियो देख करके कहते हैं कि भाई अच्छा है, घूम के आएंगे, पैसा मिलेगा। करेक्ट। तो ये मेहनत की जॉब है। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि मैं जाऊंगा और घूमने का मेरे को पैसा मिल रहा है। करेक्ट। तो वो आपको सारा टाइम, कम से कम आपको दिन में 10 घंटा तो काम करना ही करना है। करेक्ट। आपका कभी एक्सीड होगा, कभी रेस्ट भी होगा। ऐसा नहीं है कि 10 घंटा ही है फिक्स्ड है। करेक्ट। बट एवरेज 10 हो ही जाता है। बिल्कुल। प्लस आपका उसके अलावा भी आप आपकी फैमिली से दूर रहोगे, वो भी सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको सब सोच के उसके बाद ही ज्वाइन करना है। करेक्ट। अब जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम क्या था कि मेरा तो एक ही फंडा था कि मेरे को अच्छी सैलरी चाहिए। मेन उसी रीज़न से मैंने ज्वाइन किया था। करेक्ट। तो मुझे यहाँ अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू किया। बाकी जगह थी अपॉर्चुनिटी, बट ये था कि मुझे उस टाइम, जैसे अभी बच्चे देख करके आ रहे हैं, हाँ। मैं भी उस टाइम ना समझता, मैं भी आ गया। तो अभी क्या है, अभी मैं पाइपलाइन के दूसरे एंड आ चुका हूँ। करेक्ट। जो अभी स्टार्टिंग एंड पे हैं उनको मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको जॉब अच्छी लगती है करो, नहीं अच्छी लगती है आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं कि लाइफ का यहाँ पे एंड है, क्योंकि आजकल हमारे वहाँ बहुत सारे ये भी है कि कैडेट्स लोग आते हैं, वो सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं कि भाई मैंने घर वालों को इतना खर्चा करा दिया। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। आपका खर्चा आप फिर कमा लोगे, चाहे सीफेरर बन के कमाओगे, चाहे कुछ और करके लाइफ में कमाओगे, कमा तो लोगे ही। तो बस मेरा यही है, सबको यही मेरा मैसेज है कि आप आपकी लाइफ को आपके हिसाब से जियो। बाकी टैक्स की बात है तो सीए बैठे हैं, और अगर बाकी चीज़ें हैं तो हर चीज़ का एक प्रोफेशनल है, उसको पकड़ो। बिल्कुल। और सर, और इसी के साथ में मैं लास्ट में एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगा, मतलब सी फेयरर्स का जॉब इतना इजी नहीं है। मतलब सभी को लगता है कि यार ये लोग मतलब सेलिंग करते हैं और रुपया कमा के ले आते हैं। आप कभी घर से बताऊँ 10 दिन बाहर निकल के देखना, और घर से बाहर का खाना खा के देखना, तब आपको पता लगेगा। और कभी जब आपकी दिवाली और दशहरा और होली मिस करते हैं ना, तब वो जो मोमेंट, राखी जो होती है बहन, मतलब ये लिटरली, मतलब आप यदि अगर सी फेयरर हैं तो आप समझेंगे इस चीज़ को, ये फीलिंग को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये इतना इजी नहीं है। मतलब मेरे को खुद को बोलते समय ही मेरे को, मतलब ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने तो लेकिन खैर जो मेरी एजुकेशन के टाइम किया था सर, जब सीए का एक्चुअली क्या होता है, मई नवंबर अटेम्प्ट होता है, तो नवंबर पे दिवाली होती है। करेक्ट सर। और कहीं एक बार कोविड आया था, कोविड सिचुएशन में यहीं पे ही रहना पड़ा, बॉम्बे में। तो सर उस समय इतना रोना आया जब मैं मेरी बहन से दूर था, कि मैंने सोचा कि इतना दूर रहने का कोई पर्पस नहीं है यदि अगर अपन अपनी फैमिली वालों से नहीं मिल पा रहे। तो इतना इजी नहीं है कि भले आप रुपया कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रुपया सब कुछ नहीं होता है।
तो आप ये भी सोचिए, मतलब मैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन इतना मतलब क्या होता है फैमिली से दूर रहना, कई बार फैमिली में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी मजबूरी होती है कि आप शिप में इतना दूर रहते हैं सर, आप लोग मतलब कनेक्टिविटी भी नहीं रहती है कई कई बार, अगर फैमिली वालों से बात करनी है, मतलब ये मैंने भाई इतने लोगों के जब करता हूँ, इतने लोगों से टच में हूँ, तो मेरे को मैं उस चीज़ को सोच के ही मेरे को वो लगता है कि मतलब इट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब जो सबको इजी लगता है। तो सर सल्यूट है मतलब आप लोगों के लिए, मतलब जैसा कहते हैं कि इंडियन नेवी हो गया और फोर्स हो गया, ये लोग भी कितना मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, आप लोग भी जो मतलब इतना शिप पे जाके पूरी दुनिया में इतनी शिप्स को मैनेज करना, करेक्ट, मतलब इट्स नॉट मतलब मेरे मतलब जो मेरे को लगता है पर्सनली फील होता है ना सर कि मतलब वो कोई इजी टास्क नहीं है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब और मतलब आप लोग तो फेस कर रहे हैं सर अपनी जिंदगी, मतलब जी रहे हैं आप लोग तो मतलब। That's why there is a saying in shipping. करेक्ट, Ships are not for boys, it is for men. क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच आप सभी को, और थैंक यू सो मच सर आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने इतना टाइम दिया। तो एक्चुअली क्या होता है सर, आज के टाइम में टाइम की बहुत बड़ी कीमत है। बिल्कुल। और सर मतलब मैं मतलब आपको किस तरीके से थैंक यू बोलूँ, मतलब वो थैंकलेस है सर ये सब चीज़ें कि मतलब आपने इतना टाइम दिया कि ताकि जो अदर सी फेयरर्स कम्युनिटी है, क्योंकि क्या होता है सर एक सोर्स नहीं मिल पाता है कि किस तरीके से मतलब अप्रोच करें कि हम ये जवाब देंगे कि नहीं, हम इनसे क्वेश्चन पूछे कि नहीं, या फिर हमको प्रॉपर आंसर मिलेंगे कि नहीं। सर बहुत सारे मिथ हैं, मतलब मैं चाहूँगा और आप लोग जितना भी इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको भी जो भी डाउट रहते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी कमेंट्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे। मतलब धीरज सर जब भी बॉम्बे आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि सर के साथ पॉडकास्ट करूँ, या फिर सर भी कुछ आप लोगों को इनपुट्स दें, और जो आप लोगों के लिए जो न्यू कमर्स हैं और जो जिनको नॉलेज नहीं है उन लोगों को भी हेल्प मिलती रहे। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सभी व्यूअर्स का। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कि ताकि ये सभी लोगों के पास में पहुँच सके जो मान लीजिए सी फेयरर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके एस्पिरेंट हैं, और या तो जो ऑलरेडी सी फेयरर्स की जर्नी जी रहे हैं, तो उन लोगों को भी हेल्प मिल पाए। थैंक यू so much.